ये है दिल्ली दर्पण। आप ये देखिए कि वृंदावन जो नाम है वो तुलसी का वन है, कोई कॉरिडोर का वन थोड़ी है। आप कॉरिडोर का, एक कंक्रीट का आप वन बनाना चाहते हो, उससे हासिल क्या होगा सरकार को? एक बार में दर्शन करने के लिए मंदिर में 500-600 लोग ही आ सकते हैं। आप कॉरिडोर 5 एकड़ का क्यों, 5000 एकड़ का बनाइए, लेकिन जब मंदिर के अंदर 500 लोग आएंगे तो आप बाकी लोगों को बाहर खड़ा करेंगे। जब बाहर खड़ा करेंगे तो आप मुझे बताइए कि उस 5 एकड़ के कॉरिडोर में कितने लोगों को आप खड़ा करेंगे? तो आप इमरजेंसी जैसा माहौल क्यों लाना चाह रहे हैं देश में, मुझे समझ में नहीं आता। आप सनातन के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं कि ये वाला भी टेक ओवर कर ले सरकार, वो टेक ओवर कर ले। आप 2-4 मस्जिद में टेक ओवर करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, इस समय एक मुद्दा बड़ा चर्चा में है वृंदावन कॉरिडोर को लेकर के। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो एक कॉरिडोर बन रहा है, इसको लेकर के चर्चाएं हैं तो कुछ चिंताएं भी हैं। चर्चाएं इस बात की हैं कि बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना योगी सरकार की इसको बताई जा रही है, जिसमें लगभग 5 एकड़ भूमि पर डेवलपमेंट कार्य होने हैं, उसके चारों तरफ कॉरिडोर बनाना है। तो वहीं दूसरी तरफ चिंताएं इस बात को लेकर के भी हैं, जो वहाँ का गोस्वामी समाज है, उनका ये कहना है कि ये उनके हकों पर कुठाराघात है। व्यवस्था इससे कोई बहुत ज़्यादा हल होने वाला है नहीं। तो इस तरह की उनकी भी अपनी चिंताएं हैं कि जो दुकानदार हैं उनका क्या होगा, उनके दुकानदारी। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी चिंता है वो इस बात को लेकर के है, जो वृंदावन की खूबसूरती है, वृंदावन की तो पवित्रता है, जो उसकी परंपरा है, वो उसकी वही तंग गलियाँ, कुंज गलियाँ हैं, इन सब को लेकर के। तो क्या इसका समाधान है, इस पर चर्चा करने के लिए साथ हमारे बैठे हैं विष्णु शर्मा जी, एडवोकेट है पेशे से। मैं बता दूं बहुत अच्छे नामी वकील हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये उसी इलाके से आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज इन्हीं पर चर्चा की जाए कि इस सारे प्रोजेक्ट पर वृंदावन के जो लोग हैं, जो गोस्वामी समाज है, उनकी क्या चिंताएं हैं, कितनी चिंताएं। और जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसको बताया जा रहा है कि इसके बाद वृंदावन की काया पलट हो जाएगी, तो क्या सचमुच में वो काया पलट हो जाएगी, क्या व्यवस्था में कोई सुधार होगा? तो इन सब पर हम चर्चा करते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह से देखते हैं सारे प्रोजेक्ट को। ये 5,000 एकड़ में बन रहा है, हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट परियोजना है। खुश होना चाहिए था कि वृंदावन की कायापलट हो रही है। नमस्कार राजेंद्र जी। मैं वृंदावन का नागरिक हूँ, ब्रजवासी हूँ, और ब्रजवासी होने के नाते मैं जरूर खुश होता अगर वो कॉरिडोर कुछ तोड़ के कुछ नहीं बनाया जाता, कुंज गलियों का विध्वंस करके नहीं बनाया जाता, मंदिरों का विध्वंस करके नहीं बनाया जाता, मैं बहुत खुश होता। लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि शासन को ये देखना है कि कहाँ पे दिक्कतें हैं, परेशानी है, कहाँ पे भीड़ को मैनेजमेंट करना है। मैनेज करने की जरूरत है, कॉरिडोर बनाने की जरूरत नहीं है। आज यदि आपने इतना सब कुछ खूब बोला कि वृंदावन की जो प्राचीनता है, उसको, पवित्रता को हमें यथावत बनाए रखना है। अगर हम उसमें बदलाव करेंगे और यदि अगर कंक्रीट का एक जंगल बना देंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीके का वृंदावन के लिए या ब्रज के विकास के लिए आप कोई काम कर रहे हैं। आप देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों से देखें आप, आज काशी का अभी आपने नाम लिया कि काशी में आप देखिए कि क्या काशी की सुंदरता, भव्यता तो है, लेकिन जो वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको क्या 5 मिनट में, 10 मिनट में दर्शन हो पा रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं हो पा रहे। आज भी कॉरिडोर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, और वहां के जो लोकल है उनसे पूछिए कि कितने मंदिरों को तोड़ा गया है कॉरिडोर के नाम पे। आप प्राचीन मंदिरों को मत तोड़िए, आपको जो भी चीज करनी है आप करिए। और काशी से वृंदावन का जो जो पूरी पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वृंदावन ठाकुर जी का निज धाम है। ठाकुर जी का वृंदा का मतलब है तुलसी,
वन का मतलब है बाग। आप ये देखिए कि वृंदावन जो नाम है वो तुलसी का वन है, कोई कॉरिडोर का वन थोड़ी है। आप कॉरिडोर का, एक कंक्रीट का आप वन बनाना चाहते हो, उससे हासिल क्या होगा सरकार को? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये इस तरीके का डिसीजन नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार तो इसको बहुत महत्वाकांक्षी योजना बना रही है कि भाई सुविधाएं होंगी, सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, पूरे कंट्रोल पैन रूम के जरिए निगरानी रखी जाएगी, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, तो बिल्कुल काया पलट हो जाएगी। इस तरह के दावे कर रहे थे जो वहाँ की लोकल सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने भी, आपने देखा होगा कि उसने भी कहा, इस योजना का स्वागत किया है। पूरी बीजेपी पार्टी, योगी सरकार इसको एक बहुत बड़ी योजना और कामयाब योजना बता रही है। नहीं, मैं इसको कामयाब नहीं, आप, योजना मेरा तब सवाल, मानूंगा और सारा ब्रज मंडल उसको कामयाब योजना तब मानेगा जब आप ब्रज में बिना एक ईंट को तोड़े आप निर्माण करिए, आप अच्छी अच्छी चीजें करिए, आप पार्किंग की व्यवस्था करिए, आपको पुल बनाइए, आप जो जो चीजें आप करना चाह रहे हैं आप जरूर करिए, लेकिन वो ब्रज मंडल की जो आभ्या है उसको तोड़ के नष्ट भ्रष्ट करके मत करिए। आप अपने हिसाब से जो करना चाहें, आप यमुना जी का, आपके पास हजारों एकड़ का क्षेत्र आपके पास अवेलेबल है, आपके पास कुंभ मेला क्षेत्र में हजारों एकड़ की जगह अवेलेबल है, आप वहां पर नए सिरे से नई योजनाएं लाइए और वहां से पूरे वृंदावन को वन वे के रूप में करिए। आज की डेट में जो परेशानी है वो लोगों को दर्शन करने में परेशानी है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। पिछले 3 साल से आप देखिए लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। गलियों का दोष नहीं है, गलियां पहले भी वही थी और आज भी वही है, लेकिन जो शासन प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए वो मैनेज नहीं कर रहा। वो गलियों में एक साथ 10-10, 20 हजार व्यक्तियों को छोड़ देता है और 10,000-20,000 व्यक्ति जब एक ही गली में होंगे तो काम कैसे चलेगा? इसके ऊपर भी मैं एक और बात कहता हूं कि आप 5 एकड़ का कॉरिडोर बनाएंगे, सरकार ने कहा कि 275 मकान उस 5 एकड़ के अंदर आ रहे हैं, हम उनको तोड़ेंगे और वहां पे कॉरिडोर बनाएंगे। आप मंदिर को तो नहीं तोड़ रहे ना, आप मंदिर के गेट को चेंज भी नहीं कर रहे। तो मैं सिर्फ इतना सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि जब मंदिर में 500-600 ही लोग आ सकते हैं, एक बार में दर्शन करने के लिए मंदिर में 500-600 लोग ही आ सकते हैं, आप कॉरिडोर 5 एकड़ का क्यों 5,000 एकड़ का बनाइए। लेकिन जब मंदिर के अंदर 500 लोग आएंगे तो आप बाकी लोगों को बाहर खड़ा करेंगे। जब बाहर खड़ा करेंगे तो आप मुझे बताइए कि उस 5 एकड़ के कॉरिडोर में कितने लोगों को आप खड़ा करेंगे? 20,000, 25,000? 25,000 से ज्यादा जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? आपको व्यवस्था करने की जरूरत है। लाइन फिर भी लगेगी, आज 15 मिनट में दर्शन होते हैं, आधा घंटे में दर्शन होंगे। कॉरिडोर बनने के बाद में जो 5 एकड़ का जगह होगी वहां पे लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद लाइनें लगी होंगी और दर्शन करने में वही 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगेगा। धक्का मुक्की भी होगी, दिक्कत भी होगी, परेशानी भी होगी, क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है उस मंदिर के प्रांगण को आप किसी तरीके से चेंज नहीं कर रहे, वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहे। जो 5 दरवाजे मंदिर के हैं उन मंदिर के दरवाजों का आप ना चौड़ीकरण कर रहे हो ना उनका किसी तरीके से कर रहे हो। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि यदि अगर मंदिर वैसा ही रहेगा तो आप कितने ही बड़े कॉरिडोर बना दीजिए, आप भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि चौड़ीकरण होना चाहिए या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कॉरिडोर से कोई फायदा। ये बातें आपने सरकार से की, उन तक पहुंचाने की कोशिश की? क्या सरकार ने आपसे पूछा? क्योंकि ये वहाँ के जो गोस्वामी परिवार हैं उनसे जुड़ा मामला है, वृंदावन के जो लोग जुड़े हैं उनसे उनसे जुड़ा मामला है, भक्तों से जुड़ा मामला है। आपको लगता है कि सरकार ने संवाद किया आप लोगों से? देखिए, सरकार के साथ ब्रजवासियों ने कई कई बार संवाद किया है, लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि उन्हें कॉरिडोर बनाना है। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कॉरिडोर बनाने से जो हजारों, वृंदावन में 7,500 के आसपास मंदिर हैं, क्या आप उन पुराने 7,500 मंदिरों को तोड़ने वाले हैं कॉरिडोर पे? मेरा सवाल है। दूसरा, आप बिहारी जी में 5 एकड़ का कॉरिडोर के लिए कर रहे हैं। आज प्रतिदिन 1 लाख आदमी अगर दर्शन करने के लिए बिहारी जी आते हैं तो उनमें से हजारों की संख्या में राधा रमन जी भी जाते हैं, सेवा कुंज भी जाते हैं, निधिवन भी जाते हैं, राधा दामोदर भी जाते हैं। और राधा दामोदर में, निधिवन में बहुत सकरी गलियां हैं। क्या जब भीड़ बढ़ेगी तो आप वहां पे भी तोड़ेंगे क्या? क्या आप निधिवन के अंदर, जहां पे आज दर्शन करने के लिए
आप जब आप हरिदास जी की, जहाँ बांके बिहारी जी का प्राकट स्थल है, वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस जगह पे 1000-1500 व्यक्ति, जो हमारे जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, वो ही ऐसा लगता है कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और वहां हजारों की संख्या में आते हैं। तो आप ठाकुर जी के निधिवन को, निजवन को भी आप कॉरिडोर में परिवर्तित करेंगे क्या? तो मैं वृंदावन में ऐसे सब तो देवालय हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, मीराबाई का मंदिर है, जहां पे उन कुंज गलियों में जहां पे एक बार में 10 से 15 लोग ही खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 लोग। तो जरूरत इस बात की है कि आप व्यवस्था बनाएं। जो छठीकरा से रास्ता आ रहा है, आपकी गाड़ियां सीधी, आप देखिए प्रेम मंदिर तक। मैं थोड़ा बहुत पूछना चाहता कि जी। वो व्यवस्थाएं क्या क्या होनी चाहिए, जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भाई कॉरिडोर से बात नहीं बनेगी, व्यवस्थाओं से बात बनेगी, तो वो व्यवस्थाएं क्या हों? हाँ, व्यवस्था में पहले मैं आपको एक लाइन में, सरकार कॉरिडोर के लिए लगी हुई है। प्रेम मंदिर का जो प्रांगण है, जहां प्रेम मंदिर बना हुआ है, वो प्रेम मंदिर का प्रांगण, मैं समझता हूं बिहारी जी का कॉरिडोर जो प्रस्तावित है उससे बहुत बड़ा है। और बिहारी जी के सामने के रोड, प्रेम मंदिर के सामने के रोड से बड़े कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे 100-100, 200 फुट के रोड बने हुए हैं। आज वहां पे शाम को आप चले जाइए, 5 बजे से लेके और 9 बजे तक इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मैं बता नहीं सकता, एक के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा होता है। तो आप ये समझिए कि गलती कहां पे है? गलती प्रशासन के लेवल पे है। गलती जो प्रोजेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को किया जा रहा है कि हमें भीड़ नियंत्रण करने के लिए कॉरिडोर बनाना है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, एक तरीका क्या होना चाहिए, 2 रास्ते हैं वृंदावन में आने के, मेन मुख्यतः। एक है NH2 से, जहां छठीकरा से आते हैं, और दूसरा एक्सप्रेसवे से। आधा ट्रैफिक छठीकरा की तरफ से आता है जो NH2 की तरफ से आता है, और आधा ट्रैफिक एक्सप्रेसवे की तरफ से आता है। आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी पार्किंग बनाइए। पार्किंग बनाने के साथ एक एक स्थान पे जहां पे पार्किंग बने, वहां 5 से 10 हजार गाड़ियों की कार पार्किंग बनाइए, और वहां से सरकारी बसेज में बिल्कुल बिहारी जी के पास तक ऐसे रोड बनाइए, जहां पे बिल्कुल 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक आ सके, और व्यक्ति आसानी से दर्शन करने के लिए आए, और आसानी से दर्शन करके जाए। पूरे वृंदावन को वन वे बनाना चाहिए। इसी तरीके से इनको जो NH2 से जो रास्ता आ रहा है, उनको NH2 पे भी उस तरीके से, रुक्मणी विहार से आगे जो पार्किंग बनी हुई है वो पर्याप्त नहीं है। वहां पे आज भी 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के जाम लगे होते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है। तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप विस्तार करिए, लेकिन तोड़ के नहीं, जोड़ के। फिर भी आपने ये बातें समझाई होंगी सरकार को, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है जी। तो क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है, क्यों अड़ी हुई है, आपको क्या लगता सरकार समझने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो सरकार को समझाने वाले लोग हैं, मुझे एक बात बताइए, कोई योजना आएगी तोड़ने में, बनाने में, तो जो बीच के लोग हैं, जो कमीशन खोरी का, और जो सारा सिस्टम कमीशन पे चल रहा है सारा का सारा, तो वो उन लोगों का जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट बधे हुए हैं, उस वजह से सारा काम सरकार तक जो चीजें पहुंचती हैं वो उनके द्वारा पहुंचती हैं। हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्तियों के द्वारा चीजें सरकार तक पहुंचती नहीं है। चलिए, आप तो अभी ये तो रही जन भावनाओं की बात, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन आप एक वकील भी हैं। आप थोड़ा सा कानूनी पहलुओं पे चर्चा कर लेते हैं। जी। जो पुजारी परिवार हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, जी। मंदिरों में हस्तक्षेप है सरकार का, जी। और सरकार इसको अधिकृत करके अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, जो इलीगल है। इसको लेकर के कोर्ट में भी आप गए हैं, लेकिन कोर्ट में भी जैसी उम्मीद थी वैसा परिणाम आया नहीं है। तो लीगली आप कैसे लड़ेंगे उसमें? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि आप गोस्वामी परिवार आज पिछले 500 साल से बांके बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और उनसे उनका अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं छीना जाना चाहिए। ये आप समझिए कि 11 आदमियों का एक न्यास बना दिया गया। उस न्यास के जरिए ये कहा गया कि उसके अंदर सिर्फ 2 गोस्वामी होंगे, और बाकी साधु संत होंगे, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, बाकी अलग अलग लोग होंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार को सारे जितने भी MLA हैं उनको हटा के एक 100 आदमियों का न्यास बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार चल जाएगी? सारे IAS हटा दिए जाएं, सारे PCS हटा दिए जाएं, और एक न्यास बना दिया जाए, तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार चल जाएगी? या हमारे जितने भी सांसद महोदय पूरे भारत के अंदर यहाँ पे हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनको हटा के
और यदि अगर एक न्यास बना दिया जाए, ऐसा ही 1975 में हुआ था जब इमरजेंसी आई थी, तो आप इमरजेंसी जैसा माहौल क्यों लाना चाह रहे हैं देश में, मुझे समझ में नहीं आता। आप सनातन के पीछे ऐसा क्यों पड़े हुए हैं कि ये वाला भी टेक ओवर कर ले सरकार, वो टेक ओवर कर ले। आप दो चार मस्जिद भी टेक ओवर करके बताइए, आप दो चार चर्च भी टेक ओवर करके बताइए। आप पब्लिक तो समान है ना, हिंदुओं के ऊपर इतना कुठाराघात क्यों हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को क्यों आप टेक ओवर कर रहे हैं। आपके पास यदि अगर इतने अधिकार है, आप समानता का अधिकार है, तो आप दो चार मस्जिद और दो चार चर्चों को भी कर दीजिए, तो लगेगा कि हाँ समानता के साथ काम हो रहा है। ये नहीं है ना कि जो मंदिरों में सेवा पूजा बांके बिहारी जी का, आप समझिए बांके बिहारी जी हमारे यहाँ पे लाला के रूप में है। ठाकुर जी की साल में एक बार सिर्फ मंगला आरती होती है। हमारे लाला जो उठते हैं वो 7:30 बजे उठते हैं। जैसे हमारा घर का बच्चा होता है, उसको 4 बजे उठ के जगाया नहीं जाता, 7 7:30 बजे उनको जगाया जाता है, और जगाने के बाद अलग अलग से उनको 12:30 बजे उनको सुला दिया जाता है राजभोग आरती के बाद में। और फिर शाम को 5:15 5:30 बजे दोबारा ठाकुर जी की आरती होती है, ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं, और उसके बाद 8:30 बजे आपको क्या पता कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी है। न्यास को क्या पता, जो ब्रजवासी सालों से इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, कोई भी न्यास इस तरीके से सेवा कर पाएगा। मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चे को किसी और को दे दो। क्या आप दे सकते हैं? आप अपने बच्चे के, आप माता पिता हैं, जो सेवा, जो परवरिश आप अपने बच्चे की कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा आपके बच्चे की परवरिश कर सकता है? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि न्यास से व्यवस्था बनेगी, न्यास से व्यवस्था बिगड़ेगी। और गोस्वामी परिवार जिस हिसाब से लाला की तरह ठाकुर जी की सेवा करता है, वो सेवा का आप अब देखिए ना, उनका जो आनंद है, जिस तरीके से ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को ऊपर से लेके नीचे तक, कभी फूलों का श्रृंगार हो रहा है, कभी स्वर्ण श्रृंगार हो रहा है, अलग अलग तरीके से। तो मैं समझता हूं कि न्यास की व्यवस्था बहुत गलत है। सरकार को इस तरीके का कोई निर्णय पब्लिक एट लार्ज पे थोपना नहीं चाहिए। देखिए, ये सही बात है कि जो सेवक परिवार है, परंपराओं का उन्हें ज़्यादा पता है, एक व्यवस्था बनी हुई है जो वृंदावन की पवित्रता भी है। लेकिन ये केवल वृंदावन के सेवक परिवार का मामला नहीं है, ये केवल वृंदावन के विकास का मामला नहीं है। करोड़ों श्रद्धालु हैं जो देश भर में वृंदावन जाते हैं, उनकी सुविधाओं से जुड़ा मामला भी है, सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। लेकिन उनका भी हक बनता है कि जो व्यवस्था हो बहुत सुगम हो। तो उसमें सेवक परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इतने सालों से व्यवस्थाओं पर सरकार से ध्यान दिलवाए या खुद भी ध्यान दे। उन्हें तो चाहिए ना रास्ता, तो उन्हें भी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उन्हें मिले, फटाक से जो है ना दर्शन हो जाए या बिना किसी व्यवधान के। ये तो उनका हक है ना। वो हक कैसे मिलेगा? शायद वजह जो बताई जा रही है कि इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। गोस्वामी परिवार सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करता है, श्री बांके बिहारी जी की सेवा करता है। व्यवस्थाओं के बाबत सरकार करेगी ना जो कुछ करना है, उसमें गोस्वामी परिवार क्या करेंगे? मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि आज भीड़ कहाँ पे नहीं है। आप केदारनाथ के वीडियो देखिए, केदारनाथ में लोग 8 8 घंटे 10 10 घंटे से लाइन में लगे हुए दर्शन करने के लिए। भीमा शंकर पे देखिए, नासिक में त्र्यंबकेश्वर जाइए, रामेश्वरम में जाइए, आप तिरुपति बालाजी के अंदर दर्शन करने के लिए जाइए, आप तिरुपति बालाजी के अंदर दर्शन करने के लिए जाइए। तिरुपति बालाजी का कॉरिडोर 5 एकड़ का नहीं, 50 एकड़ का नहीं, सैकड़ों एकड़ का बना हुआ है। और सैकड़ों एकड़ के कॉरिडोर के बाद भी इतनी भीड़ होती है कि लोगों को दर्शन करने में 10 10 घंटे 12 12 घंटे लगते हैं, और सुगमता से लोग दर्शन करते हैं। तो वहां पे वहां के गुसाई संभालने वाले नहीं है। वहां कॉरिडोर तिरुपति बालाजी का प्रशासन किसके हाथ में, मुझे बताइए? तिरुपति बालाजी सरकार के हाथ में है कि गोस्वामी के हाथ में है? आप मुझे बताइए किसके हाथ में? तिरुपति बालाजी में आज 10 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं या भीड़ हो रही है, इसका गोस्वामी परिवार के ऊपर दोषारोपण क्यों? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भीड़ को करे। गोस्वामी परिवार सिर्फ वहां पे दर्शन करता है। आपसे, आप दर्शन करने के लिए गए, कभी किसी गोस्वामी परिवार ने आपसे जेब में हाथ डाल के पैसे छीने क्या? आपके पर्स में से पैसे निकाले क्या? आपके एटीएम गूगल पे से पैसे लिए क्या? आप अपनी श्रद्धा से, आपका समर्पण ठाकुर जी के प्रति है, आप जो दे रहे हैं ठाकुर जी को दे रहे हैं, ऐसा स्वरूप मान के। वो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको आप अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रही, जो देने वाला जो दे रहा है और जो ठाकुर जी जिनको प्रेरणा बना के दिला रहे हैं और ले रहा है, बाकी जो लोग ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि गोस्वामी की वजह से ये हो रहा है।
मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। दर्शन करने के लिए आप आएंगे तो ठाकुर जी के प्रति आप अनुराग रख के आइए, वहां पे वीआईपी वीवीआईपी ट्रीटमेंट के साथ आएंगे। ये जो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये वही लोग बात कर रहे हैं जिनको ठाकुर जी से कोई सरोकार नहीं है। तो बिल्कुल अब अड़ी हुई सरकार भी है, आपके भी अपने सरोकार हैं, कोर्ट से अभी तक आपको राहत मिली नहीं है, अब आगे का रास्ता क्या है, जो आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा। अड़ी हुई सरकार के लिए देखिए राजेंद्र जी, अड़ी हुई सरकार है ना, आप ये देख लीजिए अयोध्या में क्या हाल हुआ था, और अड़ी हुई सरकार अगर रहेगी तो मैं इतना जरूर बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की 5 कॉन्स्टिट्युएंसी आती हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन है, गोवर्धन है। जहां जहां इस तरीके का मंदिर अधिग्रहण का मामला आएगा या कॉरिडोर का मामला आएगा या ब्रजवासियों को वहां से विस्थापित करने का मामला आएगा, तो मैं जरूर कहता हूं कि भाजपा से ब्रज का, उत्तर प्रदेश के जो ब्रज, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, ये वोटर जरूर छिटक जाएगा, और जिसका अपना घर जाएगा, जिसका अपना सब कुछ परिवार जहां से जाएगा, वो फिर भाजपा को तो मंदिर तोड़ने वाली पार्टी के रूप में जान पाएगा। कैसे जानेगा? नहीं तो फिर मैं तो नहीं समझता कि इस तरीके का भाजपा को करना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम भी इतने सालों से, हमारे पूर्वज, मैं समझता हूं कि सभी लोग सनातन के लिए काम कर रहे हैं। अब तो सनातन केंद्र में भी सनातनी सरकार है, प्रदेश में भी सनातनी सरकार है, और आप कह रहे हो कि सनातन विरोधी काम है। सनातन विरोधी काम में मुझे एक बात बताइए कि वृंदावन में 7,500 मंदिर, पुराने मंदिर हैं, जिनका इतिहास 300 साल 400 साल से पुराना है। यदि उन मंदिरों को तोड़ा जाएगा तो आप इसे सनातन विरोधी कहेंगे या सनातन समर्थक कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर करता हूँ और जो आपके दर्शक सुनने वाले हैं उनके ऊपर करता हूँ। चलिए एक सवाल और आखिर में, जी। क्या इसमें कोई कमर्शियल एंगल आप ढूंढ रहे हैं कि इन सब परियोजनाओं के पीछे जी कोई कारोबारी मंशा है, जी, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है कुछ लोगों के? देखिए राजेंद्र जी, आप भी समझते हैं कि जब भी कोई योजना आती है तो उन योजनाओं में सारी चीजों में बंदरबाट की एक जो व्यवस्था बनी हुई है, वो बंदरबाट होता है। 10,000 करोड़ आएगा तो योजनाओं में तो 3-4 हजार करोड़ ही लगता है, बाकी तो बंदरबाट का भेड़ चढ़ जाते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये जानती है कि जो पैसा जहां पे जाएगा वो बंदरबाट की भेड़ चढ़ने के लिए वो रखा होता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को ये बता रहे हैं कि कॉरिडोर समय की जरूरत है, समय की मांग है, और कॉरिडोर के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ 5 एकड़ का कॉरिडोर बन जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी और बिहारी जी का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अब मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि कंक्रीट का जंगल बनाने से बदलेगा कुछ नहीं है, व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और सरकार के पास हजारों लाखों हाथ हैं व्यवस्था बनाने के लिए। सरकार बिना कुछ तोड़े भी व्यवस्था बना सकती है और बहुत अच्छी व्यवस्था बना सकती है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को, अपने यहाँ के माननीय विधायक को, माननीय हमारी सांसद महोदयाओं को, कि जिस तरीके का गलत बयानी कर रहे हैं कि ब्रजवासी सभी मान गए हैं, सारे ब्रजवासी मान गए हैं अपने घर देने के लिए और कॉरिडोर के लिए, बिल्कुल गलत बात है। अलग अलग चैनलों पे वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कॉरिडोर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऑर्डर कॉरिडोर बनाने के लिए। तो मैं ये उनको बता दूं कि इस तरीके की गलत बयानी न करें, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहलाती है। आप कोर्ट के ऑर्डर को देखें, आपने पिटीशन फाइल करी है, अभी आपकी तरफ से नोटिफिकेशन आए नहीं है। जिस समय नोटिफिकेशन आएंगे फिर हाई कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, नए सिरे से सभी चर्चाएं होंगी कि कॉरिडोर कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है। चलिए, तो ये थे विष्णु शर्मा जी, साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये परियोजना है, इस परियोजना का लाभ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कहीं नहीं मिलने वाला, उनको फिर वही भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा। और इस बात के वो पक्षधर हैं कि अगर कुछ व्यवस्थाएं करनी है तो वहाँ प्रबंधन के स्तर पर कुछ होना चाहिए। अदरवाइज इस तरह के कॉरिडोर केवल और केवल एक व्यावसायिक मानसिकता को ही आगे बढ़ाने वाले कदम करार ये दे रहे हैं। इसका जवाब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भी देगी, खासकर वो 5-7 विधानसभाएं जहां वो आती है, और कानून के स्तर पर भी ये इसका विरोध करेंगे। नतीजा क्या होता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।